हेलो स्टूडेंट्स। तो हम रीड कर रहे थे सेल ऑफ गुड्स एक्ट और उसका हमारा लास्ट टॉपिक बचा है जो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट टॉपिक क्या है? रूल्स रिगार्डिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स। सेक्शन 31 से लेके 44 तक इसके प्रोविज़न दे रखे हैं, वो हम रीड करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या बोलता है? मोड्स ऑफ डिलीवरी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि डिलीवरी के 3 मोड्स हो सकते हैं, एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव। अब बायर और सेलर मिलकर डिसाइड करेंगे कि कौन से मोड से उनको डिलीवरी लेनी है। ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या हुआ? मोड्स ऑफ डिलीवरी। सेकंड हुआ डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ द प्राइस। ठीक है। तो मैंने आपको पहले ये भी बताया है कि ये दोनों कॉन्करेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। कॉन्करेंट एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है कि जो सेलर है वो अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए विलिंगनेस रखता है, मतलब गुड्स को डिलीवर करने की वो विलिंगनेस रखता है, एंड उसके बदले बायर है वो पेमेंट करने एंड एक्सेप्टेंस लेने की यहाँ पर विलिंगनेस रखता है। मतलब दोनों पार्टी की यहाँ पे विलिंगनेस होनी चाहिए। ये दोनों ही कॉन्करेंट एक्टिविटीज़ होती है। लेकिन अगर बायर और सेलर ने मिलके कुछ और डिसाइड किया है तो फिर अलग बात है। मतलब ऐसा हो सकता है कि बायर सेलर मिलके म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि एडवांस पेमेंट करने पे ही गुड्स की डिलीवरी होगी, तो वैसा ही होगा। लेकिन अदरवाइज ऐसा कुछ अगर अग्री नहीं हुआ है तो इन नॉर्मल केस ये दोनों कॉन्करेंट एक्टिविटीज़ होती है। ठीक है। आप अपनी CMA मॉड्यूल के पेज नंबर 102 पर ये सारे जो रूल्स है वो रीड करेंगे। मैं आपको एकदम अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। ठीक है। इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी का मतलब क्या है? मान लो यहाँ पर आपको मैंने एक चार्ट दिया है। ए है वो बी के पास में कुछ भी गुड्स बाय करने गया एंड उसने क्या किया, उससे 1000 यूनिट बाय की। लेकिन बी के पास में अभी वो गुड्स अवेलेबल नहीं है, मतलब बी के गोडाउन में वो जो भी गुड्स हैं वो पड़ी है। ठीक है। एंड जो यहाँ पे वॉर फिंगर है, मतलब गोडाउन का जो भी गोडाउन को मेंटेन करता है वो सी है, या फिर सी का खुद का गोडाउन है, ए का गोडाउन नहीं है। ए ने क्या किया, सी से हायर पे लिया हुआ है। ठीक है। दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। तो यहाँ पर अगर मान लो कि बी ने क्या किया, ए से 1000 यूनिट्स परचेज की एंड वो सी के गोडाउन में गया एंड वहाँ से उसने एक बार 100 यूनिट को तोल लिया एंड उनकी काउंटिंग की 100 यूनिट्स की एंड उनकी डिलीवरी ले ली। उसने बोला कि मैं इनकी पार्ट डिलीवरी लेके जा रहा हूँ एंड बाकी के जो यूनिट्स हैं वो मैं कल आके ले जाऊँगा या परसों आके ले जाऊँगा, तो इसे क्या बोलेंगे? पार्ट डिलीवरी। ठीक है। ये इंस्टॉलमेंट डिलीवरी नहीं है, ये पार्ट डिलीवरी है। ठीक है। तो इस केस के अंदर जब भी ये पार्ट डिलीवरी का केस होता है तब एक पार्ट की डिलीवरी हो जाना पूरी होल डिलीवरी है वो मान ली जाती है। ठीक है। कंसिडर्ड एज होल डिलीवरी। तो अगर ये 100 यूनिट लेके भी गया है उसके बावजूद यहाँ पर 1000 यूनिट की डिलीवरी बी को मान ली जाएगी। ठीक है। मतलब जो भी 900 यूनिट बाकी की बची है उन पे जो रिस्क होगी वो बी की ही होगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। ठीक है। तो ये बहुत ही रीजनेबल थिंकिंग है कि डिलीवरी के लिए कौन अप्लाई करेगा? बायर अप्लाई करेगा। ठीक है। यहाँ पर सेलर है वो अपने आप से डिलीवरी नहीं करेगा, बायर को उसको अप्लाई करना पड़ेगा डिलीवरी के लिए। ठीक है। लेकिन एक केस ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर अभी क्या है, गुड्स है वो रेडी नहीं है कि उसको डिलीवर किया जा सके, मतलब उसका प्रोडक्शन बाकी है या फिर पैकिंग बाकी है या कुछ भी XYZ रीज़न है। तो उस केस के अंदर यहाँ पर जब सेलर उसको डिलीवरेबल स्टेट में लेकर आ जाएगा देन वो बायर को इन्फॉर्म कर देगा, वहाँ पर सेलर का ऑब्लिगेशन कंप्लीट होगा। ठीक है। एंड वहाँ से अब जो बायर है वो डिलीवरी के लिए यहाँ पर अप्लाई करेगा, क्योंकि उसके नॉलेज में ये बात आ चुकी है कि वो डिलीवरेबल स्टेट में गुड्स आ चुकी है। ठीक है। एंड आपकी बुक के अंदर इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसमें क्या बोला है कि मान लो यहाँ पर ए का कोई शोरूम है, वहाँ पर बी ने जाके क्या किया, एक कार परचेज़ की। ठीक है। कार उसने बाय कर ली, लेकिन उसने क्या बोला कि मैं इसकी डिलीवरी है वो दीपावली पे लूँगा। ठीक है। एंड दीपावली के दिन अगर जो ए है वो डिलीवरी नहीं करता तो अपन ए को उसके लिए लाइबल नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उसके डिलीवरी के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर बी लाइबल होगा। बी जाके उसको बोलेगा कि मुझे इसकी डिलीवरी है वो दे दो। ठीक है। तो यहाँ पर बस आपको 2 बातें ध्यान रखनी है कि हमेशा बायर अप्लाई करेगा डिलीवरी के लिए, लेकिन ऐसा केस होता है जहाँ पर गुड्स है वो रेडी नहीं है, तो उस केस में जब सेलर उसको रेडी कर लेता है तब वो इंटीमेट कर देगा बायर को एंड देन बायर है वो डिलीवरी के लिए अप्लाई करेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लेस ऑफ डिलीवरी। तो प्लेस ऑफ डिलीवरी बायर और सेलर मिलकर अग्री करेंगे कौन सा प्लेस होगा, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कुछ अग्री नहीं किया है तो यहाँ पर 2 कंडीशन हो सकती है। मतलब तो सेल हो सकता है या तो अग्रीमेंट टू सेल हो सकता है। सेल के केस के अंदर जहाँ पर वो गुड्स है सेल के कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे
वहाँ पर उसी प्लेस पर उसकी डिलीवरी मान ली जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर अग्रीमेंट टू सेल है तो उस केस के अंदर जब भी अग्रीमेंट टू सेल किया है, मतलब जब भी अग्रीमेंट हुआ है सेल का, उस टाइम पे वो गुड्स जहाँ पर है, उसकी पोजीशन जहाँ पर है, जहाँ पर रखी हुई है, वहीं पर उसकी डिलीवरी मान ली जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि गुड्स है वो अभी तक फ्यूचर गुड्स है, मतलब मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस नहीं हुई, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब भी वो गुड्स एग्जिस्टेंस में आएगी तो उस केस में जहाँ पर भी वो गुड्स मैन्युफैक्चर हुई है या प्रोड्यूस हुई है, वहाँ पर उसकी डिलीवरी मान ली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है कि गुड्स आर सपोज टू बी टेकन बाय द बायर ऑन एज इज़ वेयर बेसिस, ठीक है। तो जहाँ पर भी गुड्स है, एज इज़ वेयर बेसिस का मतलब क्या है, जहाँ पर भी गुड्स रखी हुई है वहाँ से उसको बायर को डिलीवरी लेनी पड़ेगी, उसी प्लेस पर उसकी डिलीवरी मान ली जाएगी, अनलेस एग्रीड अदरवाइज। मतलब अगर बायर सेलर ने मिलकर कुछ और अग्री किया है तो अलग बात है, अदरवाइज ये नॉर्मल रूल एप्लीकेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये बोलता है टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है। डिलीवरी का टाइम कौन सा होगा, तो टाइम कौन सा होगा, जो बायर सेलर मिलकर अग्री करेंगे, ठीक है। अगर अग्री नहीं किया तो रीजनेबल टाइम में डिलीवरी करनी पड़ेगी। अगर रीजनेबल टाइम में सेलर डिलीवरी नहीं करता है तो मान लो कि रीजनेबल टाइम यहाँ पर आवर्स से भी है, मतलब कि ऑफिस आवर्स में डिलीवरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रात को 12 बजे जाकर डिलीवरी कर रहा है। अगर जो सेलर है उसने रीजनेबल टाइम के अंदर डिलीवरी नहीं की तो डिलीवरी को इनइफेक्टिव मान लिया जाएगा। मतलब ऐसा कि अगर सेलर ने 12 बजे रात की डिलीवरी की है तो ऐसा माना जाएगा कि सेलर ने डिलीवरी ही नहीं की है गुड्स की, ठीक है। ठीक है, और एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ अ रीजनेबल आर इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट विच हैज़ टू बी डिसाइडेड टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द वेरियस फैक्टर्स, ठीक है। तो नॉर्मली तो क्या होगा कि जो ऑफिस आवर्स है वही होंगे रीजनेबल टाइम, लेकिन मान लो कभी कभी किसी प्रीमाइस का जो भी काम है वो नाइट शिफ्ट में चलता है तो उसका जो भी रीजनेबल टाइम होगा वो अलग से देखा जाएगा, मतलब फैक्ट टू फैक्ट डिपेंड करेगा। लेकिन नॉर्मल केस में हम अगर देखें तो ये जो बिजनेस आवर्स है वो 9 to 5, 9 to 7 जो भी है वही यहाँ पर जो डिलीवरी का रीजनेबल टाइम है वो माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है गुड्स इन पोजीशन ऑफ द थर्ड पर्सन, ठीक है। इसमें क्या बोलता है, वेयर द गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल आर इन द पोजीशन ऑफ द थर्ड पर्सन देयर इज नो डिलीवरी बाय सेलर टू बायर अनलेस एंड अनटिल सच थर्ड पर्सन एक्नॉलेज द बायर दैट ही होल्ड्स द गुड्स ऑन हिज बिहाफ। तो हमने ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में रीड किया था कि जब गुड्स है वो थर्ड पार्टी के पास में होती है तो थर्ड पार्टी को बायर को एक्नॉलेजमेंट देना होता है कि सेलर के बिहाफ पे वो गुड्स है वो होल्ड करता है। अगर ये एक्नॉलेजमेंट उसने नहीं दिया है तो यहाँ पर डिलीवरी नहीं मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पे दिया हुआ है बुक के अंदर, एग्जाम्पल ये क्या बोलता है, X sold 50 ton of rice to Y. The goods are laying in the godown of Z. X asked Y to take delivery from the godown of Z. Delivery shall not be treated as completed unless the Z acknowledge to Y that he holds the goods on his behalf, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, मान लो एक्स ने क्या किया, वाई को 50 टन यहाँ पे राइस के बेचे, ठीक है। एंड जो राइस है वो क्या है, जेड के गोडाउन में पड़े हैं एंड एक्स वाई को बोलता है कि तुम वहाँ से डिलीवरी ले लेना, ठीक है। तो उसके बोलने से यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होगी। यहाँ पर जेड है उसको वाई को इंडिकेट करना पड़ेगा, एक्नोलेजमेंट देना पड़ेगा कि जो वो जेड है वो एक्स के बिहाफ पे यहाँ पे गुड होल्ड करता है, ठीक है। तो उस केस के अंदर ही यहाँ पर डिलीवरी मानी जाएगी। यहाँ पर कुल मिला के जो थर्ड पार्टी है वो एक्नोलेजमेंट देगी अपना, किसको, बायर को, कि वो उसके बिहाफ पे गुड्स यहाँ पे होल्ड करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ डिलीवरी। तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, आपको एक चार्ट भी दिख रहा है यहाँ पे। गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने तक की जो भी कॉस्ट होती है वो सेलर बियर करेगा एंड उसके बाद की जो कॉस्ट है डिलीवरी से रिगार्डिंग वो बायर यहाँ पे बियर करेगा। तो मान लो अगर जो गुड्स है उसका मैन्युफैक्चरर मुंबई के अंदर है, मतलब सेलर है वो मुंबई में है एंड जो बायर है वो दिल्ली के अंदर है, तो यहाँ पर मुंबई से लेकर दिल्ली तक लाने की जो भी कॉस्ट होगी वो सेलर बियर करेगा एंड दिल्ली में आने के बाद में अब डिलीवरी लेने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बायर की है। तो उसके बाद की जो भी कॉस्ट लगेगी दिल्ली पहुंचने के बाद में वो यहाँ पर जो बायर है वो बियर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिलीवरी ऑफ द रॉन्ग क्वांटिटी। अब रॉन्ग क्वांटिटी लेस भी हो सकती है और मोर भी हो सकती है। मतलब मान लो 1000 क्वांटिटी आपने ऑर्डर की थी लेकिन हो सकता है आपको 900 मिली हो सकता है आपको 1100 मिली हो, ठीक है। दोनों ही केस में अलग अलग ट्रीटमेंट होगा। यहाँ पर अगर 900 की डिलीवरी मिली है 1000 के बदले तो बायर 9 की 900 यहाँ पर रिजेक्ट कर सकता है। हाँ, वो पूरी 900 रिजेक्ट करके वापस भेज सकता है कि मैंने तो 1000 यूनिट्स है वो ऑर्डर की थी। लेकिन दूसरा ऑप्शन उसके पास ये भी होता है कि वो 900 को एक्सेप्ट कर ले एंड बाकी के 100 है वो यूनिट बाद में उसको
बाद में उसको जो सेलर है वो डिलीवर कर देगा। दोनों ही ऑप्शन उसके पास होता है, या तो पूरी की पूरी रिजेक्ट कर दे या पूरी की पूरी एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। अब अगर मोर क्वांटिटी उसको यहाँ पे सप्लाई हो जाती है, मान लो 1000 की जगह 1100 यूनिट उसको मिल गई, तो उस केस में उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं। या तो पूरी 1100 को एक्सेप्ट कर ले, वो बोलेगा ठीक है 100 यूनिट मैंने एक्स्ट्रा परचेज कर ली, या फिर पूरी की पूरी 1100 वो रिजेक्ट भी कर सकता है, या फिर वो क्या कर सकता है कि 1000 यूनिट को एक्सेप्ट करके और बाकी की जो 100 यूनिट है वो रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। तीनों ही यहाँ पर जो ऑप्शन है वो बायर के पास में अवेलेबल होता है। लेकिन अगर 1100 पूरी वो एक्सेप्ट करेगा तो 1000 यूनिट का हो सकता है उसने पेमेंट पहले से कर रखा हो, बाकी की जो 100 यूनिट्स है उसका पेमेंट वो अब कर देगा, ठीक है। यहाँ पर एक और केस हो सकता है कि मान लो गुड्स है वो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उस केस में बायर के पास में 2 ऑप्शन होता है, या तो पूरी की पूरी जो गुड्स है उसको रिजेक्ट कर दे, या फिर जितनी गुड्स उसने मंगाई थी उसमें से जितनी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग है उसको एक्सेप्ट कर ले और बाकी की वो रिजेक्ट कर दे। तो दोनों ही ऑप्शन उसके पास में होते हैं। नेक्स्ट आता है इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, ठीक है। इसमें ये बोलता है कि बायर सेलर मिलकर डिसाइड करेंगे कि इंस्टॉलमेंट पर डिलीवरी लेनी है कि नहीं लेनी है। अगर दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है कि इंस्टॉलमेंट डिलीवरी होगी, तो उसी कंडीशन में जो बायर है वो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट डिलीवरी अग्री करेगा। अदरवाइज वो इंस्टॉलमेंट डिलीवरी बिना उनके म्यूचुअल अग्रीमेंट की हुई है तो बायर उसको रिजेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक के अंदर कि मान लो एक्स वाई को डिलीवरी करने 25 यूनिट्स की डिलीवरी करने का बोलता है एक्स वाई को, ठीक है, अक्टूबर नवंबर के बीच के अंदर, ठीक है, अक्टूबर से लेकर नवंबर में कभी भी। लेकिन क्या होता है कि एक्स क्या करता है, पहले 20 यूनिट्स एक्स वाई को अक्टूबर में भेजता है एंड 5 यूनिट्स दिसंबर में भेजता है, सॉरी नवंबर में भेजता है। तो ये क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी हो गई, जबकि इनका पहले से ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं था। अग्रीमेंट सिर्फ इतना था कि 25 यूनिट्स 7 के अंदर ही डिलीवर होगी, लेकिन यहाँ पर ये 20 एंड 5 करके यहाँ पर डिलीवर करता है, तो यहाँ पर वाई के पास में ऑप्शन है कि वो उसको रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि मान लो एक सेकेंड, मैं आपकी बुक से इसको रीड कर रही हूँ। इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड फॉर द इंस्टॉलमेंट डिलीवरी which are to be separately paid for and seller makes no delivery or defective delivery in respect of one or more installment, or buyer neglects or refuse to take the delivery of the one or more installment, then it is a question of each case depending upon the terms of contract and the circumstances of the case whether the breach of contract is repudiation of the whole contract, or whether it is a severable breach giving rise to a claim for the compensation but not a right to the ट्रीट होल कॉन्ट्रैक्ट एज रेप्यूटेटेड। इसका मतलब क्या है कि मान लो कि उन्होंने इंस्टॉलमेंट डिलीवरी अग्री किया, एंड क्या होता है कि सेलर है वो एक इंस्टॉलमेंट डिलीवर सही से करता है, लेकिन बाद की जो इंस्टॉलमेंट है सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट को नेगलेक्ट करता है या फिर डिलीवरी नहीं करता है, या फिर बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक डिलीवरी को वो एक्सेप्ट करता है लेकिन बाद की डिलीवरी का या तो वो पेमेंट नहीं करता या तो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो हम उसमें फैक्ट के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है एंड उसके लिए पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, या फिर इसमें केवल डैमेज देके भी काम चल सकता है, मतलब बायर को डैमेज देके या फिर बायर सेलर को डैमेज देके काम चला सकता है। दोनों में से एक केस होगा, या तो रिप्यूटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर उसमें डैमेज क्लेम होगा। ये हमें फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिलीवर टू द करियर और वॉर फिंगर, ठीक है। करियर का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टर, एंड वॉर फिंगर का मतलब होता है जिसके पास में वेयर हाउस की कस्टडी होती है। तो प्राइमा फेसिया क्या होता है कि सेलर अगर यहाँ पर करियर को या फिर वॉर फिंगर को यहाँ पर डिलीवर कर देता है बायर के बिहाफ पे गुड्स, तो उस केस के अंदर बायर को डिलीवर कर दी गई मानी जाती है, ठीक है। अब अगर वो गुड्स है वो ट्रांसपोर्टेशन के ड्यूरिंग अगर डैमेज हो जाए या फिर उसमें कुछ भी हो जाए, या फिर जब वो कस्टडी के अंदर है तब उसमें कुछ भी खराबी आ जाए, तो उसमें बायर लायबल होगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि सेलर ने क्या किया है, उनके साथ में अग्रीमेंट किया है कि वो बायर के बिहाफ पे उस करियर को डिलीवर कर रहा है या फिर वॉर फिंगर को डिलीवर कर रहा है। ये अग्रीमेंट दोनों के बीच में प्रायर अग्रीमेंट होना चाहिए, सेलर के बीच में और करियर या फिर वॉर फिंगर के बीच में। अगर ये अग्रीमेंट नहीं है तब तो सेलर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, लेकिन उसने अग्रीमेंट कर रखा है कि वो बायर के बिहाफ पे यहाँ पर डिलीवर कर रहा है, तो उस केस के अंदर यहाँ पर जो बायर है वही उसकी रिस्क के लिए लायबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिस्क वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड एट डिस्टेंट प्लेस, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, it is quite possible sometimes for the buyer ask the seller to deliver the goods at the place they are agreed to be delivered. If the seller agreed to deliver the goods at the risk of buyer at the place other than that where they are when sold, ठीक है,
ये क्या बोल रहा है बेसिकली, क्या होता है कि बायर जो सेलर है वो जहाँ पर गुड्स सोल्ड करता है वहीं पर बायर को डिलीवरी हैंड ओवर करता है। लेकिन अगर बायर उससे ये रिक्वेस्ट करे कि इसकी डिलीवरी कहीं और पे दे दो, तो जो कहीं और पर डिलीवरी की रिक्वेस्ट है उसके ड्यूरिंग अगर उस जगह पे भेज रहा है वो सेलर एंड उसकी ड्यूरिंग उसमें कुछ डैमेज हो जाए, मतलब जैसे मान लो गेहूँ है तो गेहूँ नमी से ख़राब हो जाए, या फिर कुछ लीकेज हो जाए, या फिर कुछ भी खराबी आ जाए, कुल मिला के कुछ भी खराबी आती है गुड्स के अंदर यहाँ पर, ठीक है, तो उस केस के अंदर जो भी उसका डेट्रिएशन होगा उसके लिए यहाँ पर बायर लाइबल होगा। ठीक है, यहाँ पर आपके एग्जांपल भी दे रखा है कि मान लो एस है, उसने क्या किया, टी को 50 टन शुगर बेची, ठीक है, एंड टी है वो दिल्ली के अंदर रहता है, लेकिन उसने क्या बोला कि इस शुगर की जो डिलीवरी है वो चाइना के अंदर दे दो, एंड उसने क्या किया, एस ने टी के बिहाफ पे ट्रांजिट के लिए उसको डाल दिया, शिपमेंट में डाल दिया, एंड लीकेज हो गई रास्ते के अंदर एंड कुछ शुगर का लॉस हो गया, तो उसके लिए यहाँ पर जो है वो बायर लाइबल होगा, यहाँ पर सेलर लाइबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है बायर्स राइट टू द एग्जामिनेशन ऑफ द गुड्स। तो ये क्या बोलता है कि बायर का ये राइट है कि अगर उसने एग्जामिनेशन नहीं किया है पहले गुड्स का, तो जब भी उसको डिलीवरी मिल रही है तो वो डिलीवरी लेने से पहले उनका एग्जामिनेशन करके एक बार जांच परख ले कि क्या डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही है, क्या उसने जो ऑर्डर की थी वही क्वालिटी है, क्वान्टिटी है। तो इस तरीके के राइट्स हैं वो बायर के पास में होते हैं। ठीक है, इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।